हाय फ्रेंड्स, दिव्य विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिए गए शब्दों में से उपसर्ग कैसे छांट करके बाहर करें और मूल शब्दों को कैसे प्राप्त करें। मैं समझता हूं आज जो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप ऐसी यूनिक चीजों को समझेंगे जो आज तक किसी चैनल पर नहीं समझाई गई। ये मेरा दावा है। किसी भी चैनल को उठा करके आप देख लीजिए, आज जो मैं व्याख्या करूंगा उपसर्ग की, वो व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसका कारण ये नहीं है कि सिर्फ सारा ज्ञान मेरे पास है। उसका कारण ये है कि उपसर्ग की टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद कुछ ऐसी चीजें मैं लेकर के आपके लिए आया हूं जो किसी चैनल पर अभी तक नहीं दिखाई गई है। चलिए, दिए गए शब्दों से उपसर्ग की हम पहचान कैसे करेंगे और उसमें से मूल शब्द को कैसे अलग करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉमन और साधारण सी चीज जानना जरूरी है कि उपसर्ग है क्या। मित्रों, आप जानते हैं कि उपसर्ग जो है वह शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। यह अधूरी परिभाषा है, अभी पूरा सुन लीजिए। उपसर्ग शब्द नहीं होते, उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगते हैं। कहां करते हैं? कहां लगते हैं? शब्द से पहले। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं और किसी शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब हम किसी भी शब्दांश को उपसर्ग नहीं कह सकते। हम उन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहेंगे जो किसी शब्द से पहले लगें और उसके अर्थ को बदल दें। अगर वे शब्दांश किसी शब्द के अर्थ को बदलने में अपनी क्षमता रखते हैं या किसी शब्द को बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो इसका मतलब है कि वे शब्दांश न होकर के उपसर्ग बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको उपसर्ग क्लियर हो गया होगा। उपसर्ग सिर्फ शब्दांश नहीं है। उपसर्ग उन शब्दांशों को कहेंगे, दुनिया भर के शब्दांश हैं, लेकिन उन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहेंगे जो किसी शब्द से पहले लग करके उसके अर्थ को बदल दें या नया शब्द बना दें। अब देख लीजिए, उपसर्ग शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। उपसर्ग शब्दों का निर्माण करता है। ठीक है, यानी शब्दांश है, शब्द के पहले लगा, एक नया शब्द बना दिया तो शब्द का निर्माण हो गया। अब ये शब्द निर्माण की जो विधि है वो कई और तरीकों से भी प्राप्त होती है, यानी कई अन्य तरीकों से भी शब्द निर्माण होते हैं। जैसे समास के द्वारा संधि निर्माण होता है, संधि के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। कई अन्य विधियां भी हैं शब्द निर्माण की। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जो आज की वीडियो में आप यूनिक चीज देखने वाले हैं, वो ये है कि कई चीजें उपसर्ग के अंदर आपको मिलेंगी। गौर करिएगा। अत्यधिक। अब उपसर्ग हमें छांट करके बाहर करना है कि इस शब्द में उपसर्ग क्या लगा है और मूल शब्द क्या है। मूल शब्द का मतलब वह शब्द होता है जो अपना पूर्ण अर्थ रखता हो। ठीक है, और उसके पहले कौन सा उपसर्ग कहां लगते हैं? शब्द से पहले लगते हैं, शब्द के बाद नहीं लगते, शब्द से पहले। अब गौर करिएगा, अत्यधिक लिखा हुआ है। अब अत्यधिक के अंदर हम अगर अलग करें तो उपसर्ग मिलेगा हमें, यानी शब्दांश मिलेगा हमें अति, और शब्द मिलेगा अधिक। अति और अधिक। ठीक है, यहां कौन सा उपसर्ग मिल गया? अति, यानी शब्दांश। ये शब्दांश लगा है। और उपसर्ग क्यों बन गया ये शब्दांश? उपसर्ग इसलिए बन गया क्योंकि ये शब्द के अर्थ को बदल रहा है। अभी तक वो अधिक था, अभी अति अधिक मतलब बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अत्यधिक हो गया। अब गौर करने वाली मित्रों बात यह है, जो आज की वीडियो में खास बात है वो यही है कि उसके अंदर की खास चीजें मैं आपको बताऊंगा जो शायद किसी वीडियो में नहीं अब तक बताई गई है। अब अति और अधिक मिला, लेकिन ये यह कहां से आ गया? ये सोचने वाली बात है। आपने तो अभी तक चैनलों पर या पुस्तकों में पढ़ा है कि भाई किसी मूल शब्द के पहले जब हम शब्दांश लगा देते हैं तो जो नया शब्द बनता है, ठीक है, वो जिस शब्दांश के सहारे से बना उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहेंगे। करेक्ट, सारी चीजें सही जा रही हैं। ये यह कहां से आ गया?
आप कहेंगे कि भाई शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उपसर्ग, बात सही है। देखिए यहां पर संधि और उपसर्ग दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। कैसे, गौर करिएगा। अति और अधिक जब मिला तो गौर करिए इस अति में ई है, यानी त पर ई है। त का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, जब इस अति शब्द का वर्ण विच्छेद करिए तो ई जो है वो बाद में आएगी। किसके बाद में आएगी? सबसे पहले अ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगी? आधा त आ जाएगा और फिर छोटी ई आएगी। ठीक है, अति का वर्ण विच्छेद यही हो गया। अब अंतिम ध्वनि इसमें क्या आ रही है? ह्रस्व ई आ रही है। ह्रस्व ई के बाद अ आया। ठीक है, कौन सी संधि का यह नियम है कि ह्रस्व ई के बाद जब अ आता है तो क्या होता है? किसी संधि का यह नियम है कि ह्रस्व ई के बाद अ आता है। ठीक है, किसी संधि का नियम है ये, सोचिए गंभीरता से। यह मित्रों मैं बता देता हूं, यह यण संधि का नियम है। यण संधि में क्या होता है? अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी स्वर आए, लेकिन कौन सा? सजातीय स्वर नहीं, कोई भी अन्य स्वर आए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर, यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर य हो जाता है। कैसा? हलंत वाला य। अब गौर करिए, अति में अधिक लग गया तो यह कैसे बना? अब ई के स्थान पर क्या हो गया मित्रों? य हो गया, आधा य। लेकिन ये जो अ है जब वो य से मिलेगा, इस य को पूरा य बना देगा, इसलिए यहां य और धिक लिखा है, अत्यधिक। तो अब गौर करिए, आपने अति और अधिक अलग अलग करके लिख दिया कि भाई इसमें कौन सा उपसर्ग है। अगर ये पूछा जाए तो आप लिख देंगे अति, और जब पूछा जाए कि इसमें मूल शब्द क्या है तो आप लिखेंगे अधिक। लेकिन कई बच्चे इस डाउट में हो जाएंगे कि भाई यहां पर यह आया है, ये कहां से आ गया? तो गौर करने वाली बात है, ये संधि के नियम के अनुसार जब यति अति और अधिक मिलेंगे, अति और अधिक मिलने की वजह से वहां पर यण संधि का नियम फॉलो होगा। यण संधि के नियम को पालन करते हुए ये देखा जाएगा कि ई के बाद अ आ रहा है, इसलिए ई के स्थान पर, ह्रस्व ई के स्थान पर य हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए अपवाद, ये आसान है। अप यहां पर शब्दांश है यानी उपसर्ग है और उसमें वाद लगा हुआ है। ठीक है, अपवाद हो गया। वाद मूल शब्द है। अब गौर करिए, यहां पर आ गया अभी, मूल शब्द अभी हो गया उपसर्ग और आगत हो जाएगा मूल शब्द। अभी उपसर्ग और आगत मूल शब्द। अब इन शब्दांशों को मैं उपसर्ग क्यों कह रहा हूं? इन शब्दांशों को मैं उपसर्ग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शब्द से पहले लग करके उसके अर्थ को बदल रहे हैं। अगर ये नहीं बदलते तो हम इनको खाली क्या कहते? शब्दांश। तो परिभाषा अधूरी रहेगी अगर आप ये बताएंगे कि उपसर्ग क्या है और आपने उत्तर दिया कि उपसर्ग भाई शब्दांश होते हैं। उपसर्ग खाली शब्दांश नहीं होते, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, साथ साथ वो शब्दों के अर्थ को भी बदलते हैं। अब यहां पर कौन सा नियम लागू हुआ? यहां पर भी हमारा वही यण संधि का नियम लागू हुआ कि ई के बाद अगर अ या आ गया तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, या कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यह हो जाएगा। अब आ आया तो यह आधा था, उसमें आ लग गया है, इसलिए आगत हो गया। तो अभी मूल शब्द, अभी उपसर्ग है और उसमें मूल शब्द क्या लगा है? आगत, इसलिए नया शब्द बना अभ्यागत। ये यण संधि के नियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मूल शब्द जब आप अलग करें तो थोड़ा सा संधि के नियमों पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है मित्रों कि हर शब्द में संधि का नियम फॉलो हो। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पे संधि का नियम फॉलो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पर संधि का नियम भी लगेगा। वो जुड़ते समय संधि का नियम फॉलो करके ही जुड़ते हैं। कई ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। अभ्यास में आप देख लीजिए, यहां भी अभी आया। ठीक है, अभी, अभी प्लस आस, अभ्यास। ठीक है, आगे आ जाइए, यहां आ गया अभी, यह है उपसर्ग और इसमें मूल शब्द क्या आएगा? इष्ट। क्या आएगा? इष्ट। ये इष्ट मूल शब्द है। ठीक है, और ये अभी में लगा तो अभीष्ट हो गया। अब यहां पर कौन सी संधि के द्वारा ये जुड़ा हुआ है? ये दीर्घ संधि के नियम के अनुसार जुड़ा हुआ है। ठीक है, ह्रस्व ई
यानी भ में कौन सी ई मिली है, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई ह्रस्व ई से मिल करके दीर्घ ई बनी है, आगे लगा हुआ है आरक्षण। अब देखिए आ, मूल शब्द क्या है भाई, रक्षण। आ क्या है, उपसर्ग। आ उपसर्ग रक्षण में लगा हुआ है, आरक्षण हुआ है, या कोई संधि का नियम लागू नहीं हुआ, देख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जहां पर संधि का नियम फॉलो नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे शब्द ऐसे भी मिलेंगे जहां पर संधि का नियम फॉलो हुआ होगा। अब देख लीजिए निश और छल, ठीक है, ये निश, ठीक है। अब गौर करिएगा, यहां जो है निश में छल जब लगा तो ये जो स्व है वो छ में बदल जाएगा, और ये जो श है वो तालव्य श में बदल जाएगा, संधि का नियम है। अब गौर करिए, निर्दोष, ठीक है, निर प्लस दोष, निर्दोष हो गया। प्र, अब निर जो है वो उपसर्ग था और दोष जो है वो मूल शब्द है। प्र में ये प्र उपसर्ग है और आचार्य जो है वो मूल शब्द है। प्र प्लस आचार्य हुआ तो प्राचार्य बना है। प्र जो है वो मूल शब्द नहीं है बल्कि उपसर्ग है। आचार्य क्या है, मूल शब्द है यानी असली शब्द है। यहां संधि का नियम लागू नहीं हो रहा है। अगर एक तरह से देखें तो दीर्घ संधि हम कह सकते हैं कि यहां लग रही है, क्योंकि र के अंदर का अ जो है आचार्य से मिलकर के प्राचार्य हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं ये प्र है, प्र क्या होता है, आधा प और पूरा र होता है। र के अंदर क्या मिल गया हमको, अ मिल गया, और आचार्य अ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो गया, इसलिए प्र में आ लगा, प्राचार्य, ठीक है। तो कहीं कहीं देखिए संधि का नियम अगर हम ढूंढें तो मिलता है। अब यहां देखिए प्रति प्लस एक, प्रत्येक हुआ, किस नियम से, यण संधि के नियम से। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो यह हो गया, ये है इसलिए यह पे एक ही मात्रा लग गई है, ठीक है। अब प्रति क्या है, प्रति उपसर्ग है और एक क्या है, मूल शब्द है। यहां देख लीजिए प्रति उपसर्ग है और अक्ष क्या है, मूल शब्द है। प्रति में अक्ष लगा तो प्रत्यक्ष हुआ है। अब देख लीजिए प्रति में ध्वनि लगी हुई है तो प्रतिध्वनि हुई है। गौर करिए यहां उपसर्ग क्या है, प्रति है और ध्वनि है, ठीक है। गौर करिए यहां पर कोई संधि का नियम फॉलो नहीं हो रहा है प्रति और ध्वनि में। प्रति और अक्ष में हो रहा है यण संधि का नियम। अब गौर करिए बहुत अच्छा नियम आ गया। अब संजय का जब आप संजय में से आप उपसर्ग निकालेंगे तो सम आएगा, सम उपसर्ग है। सम में जब जय लगा, यह आपको व्यंजन संधि का नियम मालूम पड़ेगा। सम में जय लगा दीजिए, समझा भी देता हूं कैसे संजय हुआ है, अंग कैसे हो गया है, ठीक है। जैसे आपको मूल शब्द निकालने के लिए अलग कहा जाएगा, तो आप जब मूल शब्द को जब आप अलग करोगे तो आपको दिक्कत यह आएगी, आप कहेंगे भाई ठीक है हम सम कर रहे हैं तो ये ऐसे लिख रहे हैं हलंत के साथ, यहां अनुस्वार के रूप में लगा है, बहुत सारे डाउट होंगे, ठीक है। तो सम कैसे निकालें, दुनिया भर की बातें। तो सम यहां इसलिए लगा है, गौर करिएगा इसको अनुस्वार के रूप में कैसे किया गया है। यहां व्यंजन संधि का नियम लागू हुआ है। सम उपसर्ग के बाद जब जय लगा है तो ये जो सम है मित्रों, यह नियम है कि अगर ये म संबंधी नियम है व्यंजन संधि में। जब आप पुस्तक खोलेंगे व्याकरण की, चाहे वो किसी कामता प्रसाद की खोल लीजिए या दुनिया भर की व्याकरण की बुक है, आप उनकी खोल लीजिए, उसमें आपको मिलेगा म जब हलंत के साथ होता है और उसके बाद
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क से लेके प वर्ग के बीच में कोई भी अक्षर आए, यानी पहले से लेकर के चौथा अक्षर तक, पांचवा अक्षर नहीं, फिर क्या होगा? ठीक है, ये जो म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। और ये मैंने अनुस्वार के नियम में भी आपको सिखाया था। अनुस्वार अनुनासिक वाला चैप्टर देखिए, उस टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया है उसमें भी इस नियम को बताया है कि कब ये आधा म जो बीच में आ रहा है और ये जो है अनुस्वार में बदलेगा। लेकिन गौर करिएगा, उसमें ये मैंने बताया था आपको, उसमें और इसमें क्या फर्क है वो भी बता देता हूं। उसमें मैंने बताया था कि इस म के बाद उसी वर्ग का अक्षर आना चाहिए, लेकिन यहां व्यंजन संधि में इस नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहां नियम क्या है कि अगर हलंत के साथ म आ रहा है और उसके बाद किसी भी वर्ग का प्रारंभिक चार अक्षर में से कोई भी एक अक्षर आए, यानी क वर्ग का क से लेकर के घ तक, च वर्ग का च से लेकर के झ तक, ट वर्ग का ट से लेकर के ट ठ ड ढ ढ तक, और त वर्ग का त से लेकर के ध तक, प वर्ग का प से लेकर के भ तक। तो इस तरह से अगर किसी वर्ग के प्रारंभिक चार यानी स्टार्टिंग के चार लेटर में से कोई भी एक लेटर यहां आएगा तो ये जो म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। यहां उपसर्ग सम है और जय। तो ये इतना डीप जाने की जरूरत क्या है? आप बोलेंगे कि भाई सर इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर ये प्रश्न आ गया कि संजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है तो सम आप कैसे बाहर निकालें, वो कैसे बाहर, इसमें सम ही क्यों है, वो समझना भी जरूरी है। वो अलग बात है कि आप रट करके कई वीडियो देख लिया आपने, कई ग्रामर की पुस्तकें पढ़ ली आपने, उसमें आपने प्रैक्टिस कर लिया और प्रैक्टिस करते करते आपको बाय हार्ट हो गया भाई समझे में सम लगा है। लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया गहराई से कि इसमें बताओ सम कैसे लगा है, तब तो गायब। इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ये किसी वीडियो पर आपको नहीं मिलने वाला। संगति, अब गौर करिए, यहां भी सम आ गया और गति। अब देखिए म के बाद उसी वर्ग का अक्षर नहीं आया है। अनुस्वार में मैंने बताया था उसी वर्ग का अक्षर आएगा तो किसमें बदल जाएगा? मैंने बताया था पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदलने का नियम, उस नियम के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो ये नियम फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ व्यंजन संधि का नियम फॉलो हो रहा है कि म के बाद अगर किसी भी वर्ग का प्रथम चार अक्षर में से कोई अक्षर आए तो इस आधे म को हम आगे आने वाले अक्षर के ऊपर लगा देंगे, इसीलिए यहां पर इस तरह से लगा हुआ है। यह व्यंजन संधि के द्वारा जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। और यहां पर सम उपसर्ग है और गति क्या है? गति क्या है? मूल शब्द है। अंतर्मुखी देख लीजिए, टॉप क्लास का उदाहरण, अंतः प्लस मुखी। मुखी क्या है? मूल शब्द है। अब आप सोचेंगे कि भाई अंतः और मुखी लिखा गया लेकिन र कहां से आ गया? ताज्जुब की बात है, ठीक है। आप कहेंगे हम तो उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो भाई जब आप उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो क्या कभी आपने विचार किया? आप खाली अंतः बाय हार्ट करते चले गए, अंतः प्लस मुखी, अंतमुखी, कमेंट में लिख देंगे हाँ सर इसमें अंतः लगा है, सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, मुखी मूल शब्द है। लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि अंतमुखी, अगर अंतमुखी शब्द में अंतः उपसर्ग है और मुखी मूल शब्द है तो इसमें ये रेफ वाला र कहां से आ गया? वो मित्रों ये नियम है कि जब, गौर करिएगा, विसर्ग का र में परिवर्तन, ठीक है, विसर्ग का इस वाले र में परिवर्तन, ये नियम जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कब जो है इस तरह में परिवर्तित होगा। अब देखिए अंतः में जो विसर्ग लगा हुआ है उसके बाद क्या लिखा गया है? गौर करिएगा, म लिखा हुआ है, ठीक है। म क च ट त प वर्ग में से एक अक्षर है। अगर ऐसा है क च ट त प में से कोई भी एक वर्ण आ जाए, अब यहां मैं चार ही अक्षर की बात नहीं कर रहा हूं, पांचों अक्षर की बात कर रहा हूं,
क ख ग घ अंग छ छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो क से लेकर के म तक कोई भी अक्षर अगर विसर्ग के बाद आता है तो विसर्ग का यानी जो अ की मात्रा है ये अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर रेफ वाले र के रूप में लग जाएगी या प्रयुक्त की जाएगी। यहां देखिए अह है और इसके बाद म आया, इसलिए ये अ गायब होकर के म के ऊपर रेफ के रूप में प्रयोग किया गया है। यहां गौर कर लीजिए, यहां भी है अंतः और मूल शब्द क्या है? देशीय। अब गौर कर लीजिए अंतरदेशीय कैसे हो गया? वही नियम, तह यानी त के बाद विसर्ग लगा है और उसके बाद द आ रहा है। द पांचों वर्गों में से एक अक्षर है, ऐसी कंडीशन होती है तो ये विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं आपको सिर्फ उपसर्ग नहीं सिखा रहा हूं, उपसर्ग के अंदर से मूल शब्द निकालना और निकालने के साथ साथ आपके संधि के कुछ नियमों को भी उलट पुलट कर रहा हूं। अधोलिखित, अधो, ठीक है, अधो और मूल शब्द क्या है? लिखित। अब गौर कर लीजिए, क्या यह अधो जो है वो मूल शब्द उपसर्ग है? नहीं, अधो मूल शब्द उपसर्ग नहीं है। लेकिन आपको तो यही लगेगा ना भाई, लिखित मूल शब्द है सर, ये पूरा अर्थ दे रहा है तो लिखित आपने अलग कर दिया, तो भाई बच्चा क्या अधो? क्या अधो उपसर्ग है? अधो उपसर्ग नहीं है, अध उपसर्ग होता है। ठीक है, क्या अध उपसर्ग होता है? हां, अध उपसर्ग होता है, लेकिन ये हिंदी वाले में है। ठीक है, अध खिला, अध पका, ठीक है, वहां होता है, मैं मान सकता हूं, लेकिन यहां पर अध उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि अधः हुआ है। कितने कमाल की बात है, अध भी उपसर्ग है, लेकिन अध लिखेंगे और लिखित लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, अधः लिखना पड़ेगा। क्यों? व्यंजन संधि का नियम लागू होता है। क्या नियम लागू होता है? अब गौर करिए और जाकर के पढ़ लीजिएगा कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है। विसर्ग का जब ओ में परिवर्तन होता है तो यहां पर अधोलिखित लिखा गया है। अब उतना डिटेल में हर एक को मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आगे देखिए, यहां पर आया है मूल शब्द और लोक जो है पर है उपसर्ग और लोक जो है मूल शब्द है। गलती से कभी कभी क्या होता है, उपसर्ग को मूल शब्द में बोल देता हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जोश में होश चला जाता है। अब देखिए यहां पर में ये पर, अब अगर आप परा कर देंगे तो झीन हो जाएगा, झीन कोई शब्द नजर नहीं आता, तो क्या करेंगे, पर जो है उपसर्ग हो गया और आधीन, ठीक है, आधीन मूल शब्द हो गया। आधीन मतलब किसी के वश में, पर मतलब दूसरे के वश में, यानी पराधीन हो गया। अब गौर कर लीजिए, पर जो है वो उपसर्ग है, पर उपसर्ग है और उसमें आधीन लगा, तो ये र के अंदर का आ के अंदर से यहां आधीन का आ मिल करके अ प्लस आ होकर के दीर्घ संधि हो गई है, पराधीन। ठीक है, जुड़ने का नियम भी मैंने आपको बता दिया कि मूल शब्द और उपसर्ग कैसे एक दूसरे से जोड़ करके एक नया शब्द बनाए हैं, उसमें क्या कोई और नियम आया है, इसलिए आज ये वीडियो मैंने आपको बनाई। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कम से कम नहीं कुछ तो ये 30 शब्दों की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, 30 शब्दों के अंदर आप मूल शब्द आसानी से पहचान लेंगे और उनके अंदर के लगे हुए उपसर्ग। अगले 2 वीडियो और बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 पार्ट 3, तो कम से कम 90 से 100 शब्द ऐसे कॉमन आपको करा दूंगा कि जो ज्यादातर परीक्षाओं में आते हैं, आपका काम हो जाएगा। अटल में देख लीजिए, अ निकाल दीजिए, अ उपसर्ग है, टल मूल शब्द है। ठीक है, अनदेखी में अन निकाल दिया आपने और देखी मूल शब्द है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोई संधि का नियम नहीं लग रहा है, ना अनदेखी में लगा ना अटल में लगा। अब 59 में आ जाइए, उन जो है वो उपसर्ग है
और 60 जो है वो मूल शब्द है। 60 यानी 60। 60 उन मतलब एक कम, उन का मतलब क्या होता है, एक कम। तो 60 से एक कम 59 यानी 59। ठीक है, यहां भी संधि का नियम नहीं लगा। चौ मूल शब्द उपसर्ग है और राहा क्या है, मूल शब्द है। अब गौर करिए, कई शब्द ऐसे भी होते हैं मित्रों जहां पर एक से ज्यादा उपसर्ग लगते हैं। ये देख लीजिए, यहां लगा है सम, सम एक उपसर्ग लगा है, और आ लगा है, और मूल शब्द क्या है, लोचना। ठीक, लोचन जानते हैं आप, लोचन मतलब आंखें। ठीक है, आंख का पर्यायवाची है नेत्र, लोचन, नयन, विलोचन, चक्षु, ये सब आपने पर्यायवाची याद किया होगा आंख की। तो लोचन में भी देखिए आ जो लगा है, न के ऊपर जो आ लगा है वो प्रत्यय लगा हुआ है। अभी हम प्रत्यय की बात नहीं कर रहे हैं। लोचन में आ प्रत्यय लगा तो लोचना हो गया। सम क्या है, उपसर्ग, आ क्या है, उपसर्ग, दो दो उपसर्ग। ठीक है, मिटा देता हूं इसको क्योंकि जगह नहीं है ये व्याकरण लिखने की। तो इसमें क्या आ गया भाई, सम और आ, दो उपसर्ग आ गए। यहां क्या आ गया भाई, वी प्लस आ और प्लस करण, व्याकरण होता है। ये जो करण है ये क्या है, मूल शब्द है। वी और आ ये दो दो उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। अब गौर कर लीजिए यहां पर परि, ठीक है, परि प्लस आवरण करेंगे तो पर्यावरण होता है। और ये किस नियम के हिसाब से, यण संधि के नियम के हिसाब से ये होता है। ठीक है, ई के बाद भिन्न स्वर आया, यह हो गया। ये यण संधि का नियम यहां पर फॉलो हो रहा है। पर्यावरण बनाने में परिउपसर्ग आया, लेकिन गौर करिए आवरण के अंदर भी एक उपसर्ग है आ। ठीक है, तो इससे अगर पूछा जाए कि पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं तो हो जाएगा दो, परि और आ। ठीक है, वर्ण मूल शब्द है। कौन सा मूल शब्द है, वर्ण। ठीक है, अब देख लीजिए प्रत्यालोचन में प्रति प्लस आ, ये प्रति भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है। और प्रति, आ और लोचना तीन मिले तो जाकर के शब्द बना है। प्रति भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, लेकिन कैसे बना है ये शब्द, यह कहां से आ गया। प्रति में आलोचना पूरा मिला तो प्रत्यालोचना हो गया यण संधि के हिसाब से, और आलोचना में से भी आ निकाल दिया तो ये एक ये उपसर्ग हो गया, एक ये हो गया, दो दो उपसर्ग हो गए। अगर पूछा जाए मित्रों कि प्रत्यालोचना में कौन कौन से उपसर्ग हैं, नीचे दे दिया गया प्रति, आलो या आ, तो आप प्रति और आ वाले विकल्प पर टिक मार्क करिएगा। दो दो उपसर्ग इसमें हैं। निरभिमानी, निर, अभिमानी, अभि, ठीक है, निर, अभि और मानी। मानी मूल शब्द है। निर, अभि और मानी, निर और अभि दो दो उपसर्ग मिल गए। अब गौर करिए, अगर इसमें भी प्रत्यय देखा जाए तो आप कहेंगे कि मूल शब्द क्या है। भाई मूल शब्द अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर क्या बेवकूफ बना रहे हैं, मानी कौन सा शब्द है। भाई मानी शब्द नहीं है, मान तो शब्द है। आप कहेंगे क्या मिटा करके आप बोल रहे हैं मान शब्द। ई क्या है इसमें, मानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ई प्रत्यय निकाल दीजिए, जो बाद में लगा है ई प्रत्यय, ये प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द मान है, निर, अभिमान। गौर करना है,
हिंदी चमत्कार की बात है, जितना खेलेंगे, जितना स्टडी करेंगे और जितना पढ़ेंगे उतनी नई चीजें आएंगी। 22 साल के अपने एक्सपीरियंस में 1998 से इस फील्ड में रहने के बाद भी 22 साल में हर एक दिन नया कुछ सीखता हूं। इसके पहले भी उपसर्ग की वीडियो बन चुकी है, 3 पार्ट में बनाया था, उसके बाद बीच में एक आध और अपडेट डाला हूं। लेकिन अभी जब बुकें खोल करके फिर से स्टडी करता हूं तो मुझे लगता है यार एक नए तरीके से इसको और समझाया जा सकता है। तो निर, अभी और मान, ठीक है। ये मान जो है मूल शब्द है जिसमें ई प्रत्यय लगा करके मानी उसको बना दिया गया है, वो अलग बात है। असुरक्षित, में सुरक्षित लग गया, सुरक्षित मूल शब्द है लेकिन सुरक्षित में भी सु जो है वो उपसर्ग है, तो इस तरह से दो दो उपसर्ग हो गए। तो असली शब्द क्या मिल गया? रक्षित। रक्षित मूल शब्द है, ठीक है। अब गौर करिए, अगर आपको अच्छा लग गया हो तो कमेंट लिख दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वेट मत करिए लास्ट टिल द लास्ट मिनट। तो असुरक्षित में भैया क्या क्या हो गया? अ और सु हो गया उपसर्ग और रक्षित हो गया मूल शब्द। अब यहां देख लीजिए, कमाल की चीज आ गई, इसको मिटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए लिखा था। दुह। अब आप कहेंगे कि भाई चलिए ठीक है, आपको लगेगा कि सर दुष जो है ये दुष मूल उपसर्ग होगा और चक्र जो है वो मूल शब्द होगा। भाई चक्र तो मूल शब्द है, ये क्लियर है, लेकिन ये जो दुष आप सोच रहे होंगे वो गलत है। ये दुष नहीं है, ये है दुह। ये विसर्ग है। विसर्ग जो है इस श में कब परिवर्तित होता है, इसका एक नियम है। विसर्ग का तालव्य श में परिवर्तन कब होता है, इसके लिए एक नियम है, और उसमें भी क्या है, जब विसर्ग के बाद क्या है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, HW होमवर्क। कमेंट करके बताइएगा कि ये विसर्ग तालव्य श में कब परिवर्तित होता है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट देखूंगा आपका, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मैं समझता हूं कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगा होगा, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको कम से कम ये 30 शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द छांटना आ जाएगा। और ये भी कमाल की चीजें आप जानेंगे कि आखिर ये दोनों उपसर्ग और मूल शब्द किन नियमों के हिसाब से बन करके एक नया शब्द बना रहे हैं। और नया शब्द बना रहे हैं तो बीच बीच में जो थोड़े लेटर चेंज हो रहे हैं या मात्राएं चेंज हो रही हैं, वो किस नियम से चेंज हो रही हैं, यही तो सीखना है, यही तो गहराई है हिंदी की। ठीक है, मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।